हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर एक बार फिर से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत वेलकम करता हूं आज की इस लाइव सेशन में। तो चलिए बच्चों, आज एक बार फिर से क्लास 12 फिजिक्स में अभी हम जो आपको पढ़ा रहे थे ना, चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, वहीं पर आगे बढ़ने वाले हैं। और आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है बच्चों। और यहां पर मैं आपको बताऊंगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर जो बल लगता है। एक समान जो चुंबकीय क्षेत्र होता है बच्चों, वहां किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल। ओके, तो बिल्कुल बहुत ही मजेदार क्लास होती है और बहुत ही कॉन्सेप्ट जो रहता है बच्चों छोटा सा रहता है और बिल्कुल अच्छे से समझ में आता है। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा आज की ये क्लास। तो चलिए सुनिएगा। पहले सबसे पहली बात है, एक बार फिर से मैं टॉपिक आपको बता देना चाहता हूं। याद है कुछ लेक्चर्स पहले मैंने आप सभी को एक समान आवेशित जो कोई कण रहता है उस पर लगने वाला बल बताया था, जिसको हमने चुंबकीय बल, लॉरेंज बल बोला था। आज वहीं से हम आगे बढ़ेंगे, एक और बल देखेंगे बच्चों। ये बल होता है, ये लॉरेंज बल नहीं है ना, वो आवेशित कण पर था। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक पर, किस पर है बच्चों? विद्युत धारावाही चालक पर बल है। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक धारावाही चालक जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में है उस पर भी बल लगता है। तो वो बल आज हम निकालकर आपको दिखाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक पर बल। फिजिक्स में सबसे पहली और महत्वपूर्ण चीज होती है बच्चों, जब भी हम कोई भी फार्मूला डिराइव करते हैं ना, तो जो उसका डायग्राम होता है, अगर आपने डायग्राम बहुत अच्छे से समझ लिया तो आपका आधे से ज्यादा काम मान के चलिएगा कंप्लीट हो गया। इसीलिए सबसे पहले आप ये जो फार्मूला आपको हम निकाल कर दिखाएंगे, इस पर जो डायग्राम है उसको आप पहले अच्छे से समझिएगा, ठीक है? तो देखते जाएंगे डायग्राम कैसे होता है बच्चों यहां पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र में। अब हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो एक कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर बोलते हैं, उसको रखेंगे। तो उसके लिए देखिए व्यवस्था कैसे बनती है, जो अरेंजमेंट है वो कैसी होगी। सबसे पहले मैंने 3 एक्सिस ले लिया बच्चों, एक्स, वाई और जेड। ठीक है, मैंने क्या ले लिया बच्चों? 3 एक्सिस ले लिया, एक्स, वाई और जेड। ठीक है, त्रिविम ले लिया। यहां पर हमको एक विद्युत धारावाही चालक, मतलब क्या है? करंट कैरिंग कंडक्टर, ये रखना है। तो जो करंट कैरिंग कंडक्टर को हम रखेंगे बच्चों, उसको हम कौन से एक्सिस में रखेंगे? सबसे पहली बात मेरी बात सुनिएगा, ये जो तीनों एक्सिस है ना, एक्स, वाई और जेड, ये एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों? परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, अब चूंकि बोर्ड हमारा 2D है, ठीक है, 2 डायमेंशन बोर्ड है, इसलिए ये जेड है वो दिखता नहीं है परपेंडिकुलर। मगर जेड कैसा है ये समझिएगा आप। ये जो जेड है बच्चों, ये ऐसे है, ठीक है, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ठीक है, तीनों एक्सिस आपस में लंबवत हैं। तीनों एक्सिस आपस में कैसे है बच्चों? लंबवत हैं। तो z जो है x के लंबवत है, y के लंबवत है, वैसे x y और z के, और y जो है z और x के लंबवत है। क्लियर है मेरी बात? तीनों एक्सिस एक दूसरे के लंबवत है। अब मैंने आपको बता रहा था कि विद्युत धारावाही जो चालक है बच्चों, ठीक है, जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसको हम z एक्सिस के अनुदिश रखेंगे। किसके अलॉन्ग रखेंगे? हम z अक्ष के अनुदिश। अनुदिश मतलब होता है उसकी दिशा में। कौन सी दिशा में रखेंगे? जेड अक्ष के दिशा में रखेंगे। इसको हम बोलते हैं हिंदी में अगर बोले तो बोलते हैं कि जो हमारा धारावाही चालक है या जो कंडक्टर है बच्चों, वो कैसा है? वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे तो अनुदिश है, इंग्लिश में बोलेंगे तो जेड एक्सिस के, ठीक है, अलॉन्ग है बोलेंगे। ओके, तो ये देखिए, ये हमारा एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। कौन सी डायरेक्शन में बच्चों? ये जहां मेरा जेड एक्सिस, जिधर मैंने डायरेक्शन बताया था उसी पर बना दिया। और ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसकी लेंथ L होगी बच्चों, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, वो A होगा। बात समझ में आई? कितनी है इसकी लेंथ दिखाई दे रही है L, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है बच्चों? A है। ठीक है, और ये जेड अक्ष के अनुदिश रखी हुई है। अब सुनिएगा, ये जो कंडक्टर है उसमें जो करंट फ्लो हो रही है ना, वो जेड अक्ष की दिशा में ही फ्लो हो रही है। तीर का निशान देखिएगा, ये तीर का निशान देखिए बच्चों, ये जो करंट फ्लो हो रही है वो तीर के निशान की दिशा में ही प्रवाहित हो रही है, जेड अक्ष की दिशा में। ठीक है, ये चीज हो गई। अब जिधर करंट फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, वो चलते हैं। ये भी आपको मालूम है। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे चलेगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन में ऋणावेश होता है, और ये इलेक्ट्रॉन कैसे करते हैं? ये करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। तो
करंट की डायरेक्शन जेड अक्ष की दिशा में है और जेड अक्ष के अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, ये अब यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बच्चों वो कुछ ना कुछ वेलोसिटी से चलते हैं। ठीक है, तो हमने आपको पढ़ा चुका है चैप्टर नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग है उस औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। तो यहां मान के चलेंगे बच्चों कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग या अनुगमन वेग वीडी से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या आ गई बच्चों, वीडी आ गई। और ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण चीज वीडी आई। और यहां पास हमको मैग्नेटिक फील्ड को भी दिखाना है बच्चों, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा हमारे पास में, वेक्टर बी। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास में, वेक्टर बी। और ये वेक्टर बी जो है वो एक्स एक्सिस के अनुदिश है, एक्स अक्ष के अनुदिश है। और जो करंट है बच्चों वो चुंबकीय क्षेत्र से कैसे बह रही है, उसके लंबवत जेड अक्ष की दिशा में फ्लो हो रही है। ये डायग्राम है। एक बार फिर से आप इस डायग्राम को आप समझ सकते हैं। मैं आपको शुरू से सारी की सारी चीजें एक बार फिर से लेके चलता हूं, चलिएगा। देखना मैंने क्या बताया बच्चों, हम डायग्राम में हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, हमको 3 एक्सिस बनाना है। कौन कौन से 3 एक्सिस, एक्स, वाई और जेड। जो कंडक्टर रहेगा वो कौन से एक्सिस की दिशा में रहेगा, वो जेड अक्ष की दिशा में रहेगा। इस कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर की लेंथ एल, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया कौन सा है इसका, ये देखिएगा, ये इसका क्या है बच्चों, ये इसका क्या है, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, अनुप्रस्थ कांड का क्षेत्रफल कितना है बच्चों, ए है। ठीक है, इसमें जेड अक्ष की दिशा में कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है बच्चों। जेड अक्ष की दिशा में कितनी करंट फ्लो हो रही है, इसमें आई करंट फ्लो हो रही है। और इलेक्ट्रॉन जो है करंट के अपोजिट डायरेक्शन में गति करेंगे, कौन से वेग से, अनुगमन वेग वीडी से। और चुंबकीय क्षेत्र जो है बच्चों वो क्या होता है, वेक्टर बी होता है। ठीक है, अब निकालते हैं ये जो कंडक्टर है। ठीक है, अब हमको मालूम है कि आवेशित कण पर तो बल लगता है जिसे हम लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है, ये हमने पहले भी निकाल दिया है कि चुंबकीय क्षेत्र में जो आवेशित कण है उस पर लगने वाले बल को हम लॉरेंज बल कहते हैं। तो आवेशित कण पर बल लगता है बच्चों, तो एक जो कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, उस पर भी कुछ ना कुछ बल लगता है, तो वही बल निकालेंगे। तो हमने, ठीक है, हमने निकाला था, याद है, लॉरेंज बल। ठीक है, हमने लॉरेंज बल निकाला था। क्या निकाला था बच्चों, हमने लॉरेंज बल कहां निकाला था, हमने देखा था कि गतिमान आवेशित कण पर, ठीक है, कण पर लगने वाला चुंबकीय बल, ये होता है बच्चों लॉरेंज बल। फार्मूला क्या देखे थे, F = QVB sin थीटा। ठीक है, ये इसी फार्मूले की सहायता से बच्चों हम इस चालक पर बल निकालेंगे। मगर ये क्या है, ये गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल है, लॉरेंज बल जिसे हम कहते हैं। F = क्या होता है बच्चों, फार्मूला QVB sin थीटा, ये हमारे पास में फार्मूला होता है। अब देखिएगा इधर, अगर ये जो फार्मूला है बच्चों, इसमें कुछ चीजें हैं, देखिए क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की गति मतलब उसके वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण कितना होता है, थीटा होता है। अगर इसमें हम चार्ज, आवेश, वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी बच्चों v और चुंबकीय क्षेत्र b, तो हमको मालूम है एक समान चुंबकीय क्षेत्र b है बच्चों। तो अगर मैं यहां आवेश और वेलोसिटी निकालकर इस फॉर्मूले में रख दूं तो वो बल निकाल सकता हूं जो किस पर लग रहा है बच्चों, चालक पर लग रहा है। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम स्टार्ट करेंगे, हम Q और V का कैलकुलेशन। V भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होता है वो अनुगमन वेग Vd होता है। तो हमारे पास में B है, V है, ठीक है, और साइन थीटा को तो हम लेके चलेंगे क्योंकि ये एक सामान्य फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला होता है। ठीक है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र जो है बच्चों वो इलेक्ट्रॉनों, आप बोल सकते हैं ना, ये कैसा है बच्चों, ये कैसा है, जो करंट है उसके लंबवत है। फिर भी हम क्या बोलेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र के लिए जो कोण है वो हम थीटा ही लेके चलेंगे। हम
90 पुट नहीं करेंगे ना। तो यहां पर में फिर से एक बार सुनिएगा, F = QEB से हम निकालेंगे। बात यह है हमको Q कैलकुलेट करना पड़ेगा, V की जगह हमको VD पुट करना पड़ेगा, बाकी सेम रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको आवेश देखना है, चालक पर आवेश। तो यहां पर मैं एक चीज मान के चलता हूं, माना ठीक है, चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या मान के चला मैंने कि चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसको मैं लूंगा बच्चों स्मॉल n। ठीक है, मतलब यह है कि चालक के पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है n है, मतलब हर एक आयतन में, प्रति एक आयतन में क्या है बच्चों, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n है। ठीक है, इसलिए चालक में कुल इलेक्ट्रॉन, इसलिए बच्चों चालक में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, NaL। अब बोलोगे सर Al कैसे आया, जबकि हमको कुल आयतन मालूम है। कुल आयतन कैसे निकालते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई से निकालते हैं बच्चों। तो इस कंडक्टर का जब हम आयतन निकालेंगे तो आयतन क्या हो जाएगा बच्चों, ये लंबाई गुना चौड़ाई, क्षेत्रफल और लेंथ के लिए L। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा बच्चों, ये हमारे पास में कुल आयतन आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, कुल आयतन। ठीक है, तो हर एक आयतन में n इलेक्ट्रॉन, तो कुल आयतन कितना है, L। तो L आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन, NaL। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखो, बहुत आसान चीज है, एक एक लाइन आपको मैं बहुत आराम से बता रहा हूं। चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, हर एक आयतन में n, तो कुल आयतन कितना है, L NaL। ठीक है, कुल आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन, NaL। हमको आवेश निकालना है बच्चों। ठीक है, अतः चालक पर आवेश क्या निकालेंगे बच्चों, चालक पर आवेश। आवेश को मैं स्मॉल q से दिखा देता हूं। चालक पर आवेश क्या हो जाएगा बच्चों, स्मॉल q हो जाएगा हमारे पास में। q इजिकल टू, ठीक है, चालक पर आवेश कितना आ गया बच्चों, q इजिकल टू क्या आ जाता है, q इजिकल टू हमने पढ़ा है आवेश के क्वांटीकरण से Ne, तो ये कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे पास में है, तो ये हो जाएगा बच्चों NaL। और क्या है बच्चों हमारे पास में इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या है बच्चों, E है, तो Q इजिकल टू NaLe। ठीक है, Q इजिकल टू NaLe है हमारे पास में मान आ गया। ठीक है, ये अब चूंकि इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश हो सकता है, इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, NaLe। लिखने वाले पर डिपेंड करता है, बहुत सारे लोग ऐसे लिखते हैं, Q इजिकल टू -NaLe। ये आगे हमारे पास कैलकुलेट कर लिए बच्चों कुल आवेश। क्लियर है, मैंने सबसे पहले आवेशित कण पर लगने वाला बल चुंबकीय बल बताया बच्चों, F इजिकल टू QVB sin थीटा। ठीक है, इसी फॉर्मूले से हमारा फार्मूला तैयार होता है, मगर अंतर है यहां पास में हम एक चालक के लिए निकाल रहे हैं बच्चों। ठीक है, एक कण के लिए नहीं निकाल रहे हैं, एक संपूर्ण चालक के लिए निकाल रहे हैं। तो संपूर्ण चालक के लिए हमको कुल आवेश निकालना पड़ेगा, जितने भी उसमें ठीक है आवेश है वो निकालना पड़ेगा। तो आवेश के लिए क्या किया, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाली है बच्चों NaL, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaL। फिर चालक में कुल आवेश निकाल लिए बच्चों हमने, कुल आवेश क्या आ गया, Q इजिकल टू NaLe या Q इजिकल टू -NaLe। ठीक है, ऋण आवेश होने के कारण ये हमने लिख लिया। अब अतः अब मैं नेक्स्ट पेज में करता हूं ना, ठीक है, थोड़ा सा जगह हम अगले पेज में लेते हैं बच्चों। ठीक है, अतः चालक पर लगने वाला कुल बल F इजिकल टू, कहां से लेंगे, फार्मूला है F इजिकल टू QVB sin थीटा। Q की वैल्यू कितनी आई, -NaLe, तो मैं यहां लिखूंगा बच्चों -NaLe। ठीक है, ये अगर आप माइनस से कंफ्यूज हो रहे होंगे ना तो माइनस को हटा देता हूं, नहीं रखेंगे तब भी चलेगा। ठीक है, F इजिकल टू कितना आ गया बच्चों हमारे पास, NaLe आ गया, कितना आ गया, NaLe आ गया। ठीक है, या रखे रहो कुछ नहीं होता है, -NaLe ये हमारे पास आ गया।
अब देखो v के जगह मैंने बोला क्या लेना, इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग क्या होता है बच्चों, ठीक है। अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, हमने एक एवरेज वेलोसिटी लेते हैं जिसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं या अनुगमन वेग कहते हैं। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये vd आ जाएगा। फिर चुंबकीय क्षेत्र b है और मैंने बताया कोण को आप साइन थीटा ही लेना। क्या लेना बच्चों, कोण को आप साइन थीटा ही लेना है। ये आ गया हमारे पास में F इक्वल टू, अब एक फार्मूला हमने सेकंड चैप्टर में और निकाला था, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध I इज इक्वल टू बच्चों N A V D इंटू ई, याद है। I इज इक्वल टू विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध I इज इक्वल टू बच्चों NA VD इंटू ई। तो यहां से अगर आप टर्म देखें, अब इसको भी हम माइनस लिख सकते हैं ना, इसको भी हम माइनस लिख सकते हैं, इसको मैं माइनस ले लेता हूं, क्यों, ठीक है, फिर से इलेक्ट्रॉनों के कारण से, ठीक है। ये क्या होता है एक्चुअल में, देखो हम सामान्य रूप से लिखते हैं ना तो हम माइनस लिख देते, प्लस में लिख देते हैं, मगर जब इसको वेक्टर फॉर्म वगैरह में लिखा जाता है तो हमको माइनस में लिखना जरूरी होता है बच्चों, क्योंकि धारा और इलेक्ट्रॉन का जो क्या रहता है, डायरेक्शन रहता है बच्चों। देखो रीजन साफ कर देता हूं ना, विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा कैसी होती है, एक दूसरे के विपरीत ओर होती है, इसलिए ये चिन्ह को माइनस लिया जाता है, ठीक है। तो चूंकि I इज इक्वल टू माइनस एन ए वी डी ई, ये हो गया, तो यहां से बच्चों एन ए वी डी और ई के प्लेस में क्या लिखना, आप I लिखना। तो F इज इक्वल टू इसी फार्मूले में क्या आ गया हमारे पास, ये माइनस को भी हटा देना, ये क्या आ गया बच्चों I, ठीक है। L बचा है यहां पास में, आगे क्या बचा है B, ये साइन थीटा, आई एल बी क्या आ गया बच्चों, साइन थीटा। यही होता है धारावाही चालक पर लगने वाला बल। और इसका बच्चों अगर आपको सदिश रूप देखना है, इसका आपको क्या देखना है बच्चों, अगर आपको सदिश रूप में देखना है तो ये हो जाएगा बच्चों फोर्स F इज इक्वल टू, ठीक है, फोर्स F इज इक्वल टू बच्चों I इंटू वैक्टर L क्रॉस वैक्टर B। ये इसका वेक्टर फॉर्म, ये इसका क्या हो जाता है बच्चों, वेक्टर फॉर्म। F इज इक्वल टू I वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B। समझ में आई कि नहीं आई बात, ठीक है। मैंने आपको सबसे पहले डायग्राम समझा दिया था। एक चालक है बच्चों, ठीक है, एक चालक है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, बहने वाली धारा उसमें I है, उसका लंबाई कितना है बच्चों, L है, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र यहां तो हमने उसके परपेंडिकुलर दिखा दिया है। इलेक्ट्रॉन इस चालक तार में जिधर धारा बहती है उसके विपरीत दिशा में कौन से वेग से, VD वेग से फ्लो होती है, ये मैंने बता दिया था। फिर इस पर कोई आवेश है तो आवेश पर लगने वाला बल हमको मालूम है, ये लॉरेंज बल होता है हमारे पास में। तो इस बल पर हमने Q निकाला। Q कैसे निकाला, ठीक है, मालूम है, प्रत्येक अंग आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n माना, कुल इलेक्ट्रॉन NaL, कुल आवेश आ गया बच्चों Q इज इक्वल टू NaLe, ठीक है। फिर मैंने Q की वैल्यू पुट कर दी, वेग V के जगह बच्चों अनुगमन वेग VD लिखा, चुंबकीय क्षेत्र एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है साइन थीटा। यहां से मैंने I से रिप्लेस किया NaVdE को, ठीक है, I से रिप्लेस किया ILB सदिश रूप में F इज इक्वल टू I वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B। ये फार्मूला होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है, बहुत काम आएगा आगे के लेक्चर्स में, ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। अब इसके बाद सुनिएगा, देखो इसमें दो स्पेशल केसेस देखते हैं बच्चों, किसकी वैल्यू कब मैक्सिमम होगी कब मिनिमम होगी। स्पेशल केस फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट यदि थीटा इक्वल 0 डिग्री हो, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो तो, ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या है 0 डिग्री हो तो क्या हो जाएगा बच्चों, साइन 0 इज इक्वल टू 0, साइन 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास में 0 हो जाएगा, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो तो साइन 0 इज इक्वल टू 0। एफ इज इक्वल टू बच्चों ILB, साइन 0 की जगह 0 रख देंगे, ये फोर्स क्या हो रहा है बच्चों 0, फोर्स क्या हो रहा है बच्चों 0 हो रहा है, फोर्स क्या हो रहा है बच्चों 0, ठीक है, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो कौन से कंडीशन में इसको अगर मुझे कैसे लिखना है बच्चों, शब्दों में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, ठीक है, कैसे लिखूंगा, अर्थात यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा, शून्य होगा, उस पर लगने वाला बल बच्चों शून्य होगा, ये चीज, ठीक है। ये दूसरा कंडीशन देखते हैं, यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो
साइन 90, क्योंकि फार्मूले में साइन थीटा है तो साइन 90 क्या हो जाएगा बच्चों 1, ठीक है। इसलिए F इजिकल टू ILB, साइन थीटा की जगह साइन 90 रखेंगे 1 आ जाएगा, F इजिकल टू ILB। ये वैल्यू कैसी होती है बच्चों, मैक्सिमम होती है, ठीक है। कैसी होती है बच्चों, ये मैक्सिमम होती है। फिर से लिख लो, अर्थात ठीक है, यदि धारावाही चालक, अर्थात यदि धारावाही चालक, ठीक है, धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के कैसे हैं, समांतर है। चुंबकीय क्षेत्र के कैसे बच्चों, समांतर है, ठीक है। तो उस पर लगने वाला बल कैसा होगा, अधिकतम होगा। उस पर लगने वाला बल कैसा होगा बच्चों, अधिकतम होगा, ठीक है। ये दोनों केसेस याद रखना, ये दोनों स्पेशल केसेस होते हैं, ये दोनों याद रखना, ठीक है। अब ये जो धारावाही चालक पर बल लग रहा है बच्चों, ठीक है, उसकी दिशा हम ये दो नियमों की सहायता से निकाल सकते हैं। एक होता है बच्चों फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये मैंने पहले भी समझा, एक बार फिर से सुन लो। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो होता है वो क्या बोलता है, अगर आप अपने लेफ्ट हैंड, ठीक है, को इस तरह से रखें और अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को फैलाएं, तो अंगूठा जो रहता है बच्चों बल की दिशा को, ठीक है, जो हमारा तर्जनी रहता है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और ये जो है धनावेश की गति की दिशा, मतलब करंट की गति की दिशा को दिखाता है कौन, मध्यमा, ठीक है। तो याद रखना इसको, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। और इसी को हम राइट हैंड पाल्म रूल नंबर 2 से भी निकाल सकते हैं। अगर हम अपनी उंगलियों से उस बिंदु की ओर इशारा करें जहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर हम अपनी उंगलियों से इशारा करें बच्चों, तो अंगूठा जो रहता है वो करंट की डायरेक्शन को, और ये हमारे हथेली के परपेंडिकुलर आउटवर्ड फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। ये होता है राइट हैंड पाल्म रूल। तो इन दोनों नियमों की सहायता से हम फोर्स का डायरेक्शन निकाल सकते हैं, बल की दिशा हम ज्ञात कर सकते हैं। दोनों नियमों को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बच्चों हमारी एक छोटी सी क्लास थी, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण। अब इसी के आगे हम अगले लेक्चर में मिलेंगे बच्चों, लेक्चर नंबर 8 में एक नए टॉपिक के साथ जो इसी से रिलेटेड है। वहां पर हम आपको क्या निकाल कर दिखाएंगे, दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल, ठीक है, मध्य बल, और इसी के साथ वहां पर मैं आपको एम्पियर की परिभाषा भी निकाल कर दिखाऊंगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एम्पियर की क्या निकाल कर दिखाऊंगा बच्चों, परिभाषा निकाल कर दिखाऊंगा। ओके, तो अगले लेक्चर का वेट करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मिलेंगे बच्चों फिर से एक बार अगले क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू। अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना कि ये क्लास आपको कैसी लगी है। ओके, और अपने दोस्तों के साथ ये क्लास शेयर करना। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।